नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम एक खास व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के फंड मैनेजर हैं। कोविड के टाइम में इन्होंने इस फंड की कमान संभाली थी और उसके बाद इस फंड का जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है और आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस है। अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो जब निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया, इस फंड ने 23% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, मिड कैप इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है, पीयर ग्रुप को भी सब्सटेंशियली आउट परफॉर्म किया है। हमारी खुशकिस्मती है कि निकेत हमारे साथ हैं आज। तो सबसे पहले धन्यवाद निकेत, आपने समय दिया उसके लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने कोविड के बाद ये फंड की कमान अपने हाथ में संभाली तो आपने सबसे पहले क्या किया? आप कहाँ ओवरवेट अंडरवेट हुए उस पीरियड के अंदर? क्यों अंडरवेट ओवरवेट हुए, ताकि ऑडियंस को मालूम पड़े कि आपने फंड कैसे मैनेज किया। तो एक्चुअली अगर आप कोविड की बात करें तो काफ़ी डिफिकल्ट पीरियड था बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटी थी। बट वही समय पे हमने अक्रॉस सेक्टर्स देखा कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो कहीं कुल मिला के फर्स्ट चीज़ जो समझ में आई कि टेक और आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनने वाला था। दो तीन रीज़न हम देख रहे थे वो टाइम पे कि ग्लोबली अगर आप देखें जो यूएस मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, वहाँ पर काफ़ी बैंक्स एंड रिटेल विच इज़ टू लार्जर सेगमेंट्स फॉर आईटी स्पेंड्स वर वेरी अंडर इन्वेस्टेड ओवर द लॉन्गर टर्म। राइट, अभी भी काफ़ी पुराने आर्काइक सॉफ्टवेयर्स और तरीके से काम हो रहा था। तो हमने लगा कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट चेंज अभी कोविड की वजह से बहुत सब्सटैंशियली स्पीड पे एक्सेलरेट होगा। ये एक नॉर्मल एक्सेलरेशन चल ही रहा था बट कोविड की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रीपोनमेंट होने की क्लियर आशंका थी बिकॉज उसके अलावा अदरवाइज बिजनेस वोंट सर्वाइव। तो हमने वो टाइम पे सिग्निफिकेंटली एक ओवरवेट स्टैंड लिया आईटी सेक्टर पे। उसके बाद हमने देखा कि फार्मा एंड डायग्नोस्टिक वाज अ नीड ऑफ द आवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज हमें भी कल्पना नहीं थी कितने समय ये चलने वाली है कोविड की बीमारी। तो हमने कहा कि यार जब तक ये चलेगी तब तक डायग्नोस्टिक और फार्मा सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर एंड वी हैव टू एलोकेट कैपिटल। सो हम वहां पर ओवरवेट गए और हमने देखा कि अगर इंडिया को रिवाइव होना है या कहीं भी कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी को रिवाइव होना है तो गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव टू रियली स्पेंड बैक on infrastructure as such. The first spending always comes from government and then the private really comes back. So व्यू वॉज वेरी क्लियर कि इंफ्रा पे फोकस आने वाला है गवर्नमेंट को बिकॉज आप जब इंफ्रा पे स्पेंड करते हो यू एसेंशियली बेनिफिट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एट वन शॉट। तो हमने बोला कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अग्रेसिवली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच वी वेंट विद सीमेंट एज सच। सो हमने सीमेंट ओवरवेट किया वो टाइम पे एंड हमने अंडरवेट किया था बैंक्स बिकॉज काफी अनसर्टेनिटी थी इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। एसेट क्वालिटी पे काफी क्वेश्चंस मार्क थे वो टाइम पे, तो अनसर्टेनिटी पीरियड काफी था वो टाइम पे। तो हमने वो और ऑटो हम दो सेक्टर अंडरवेट गए थे बिकॉज सेमीकंडक्टर के चिप सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस था। तो ये काफी विजिबल था और हमने ये दो सेक्टर अंडरवेट रखे थे और बाकी के जो चार सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो हमने ओवरवेट किए थे। उसके अलावा हम इंश्योरेंस पे ओवरवेट थे वो टाइम पर बिकॉज क्लियरली realization that every individual got that everyone needs to have enough amount of policy and enough amount of cover, and we thought that that would give a kickstart to the growth of the sector as such, and all of them actually played out the way we essentially thought. So जब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2000 अक्टूबर 2021 पे, तब हमने देखा कि मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स डिड एक्सट्रीमली वेल एज द वे वी थॉट अबाउट इट। एंड कहीं ना कहीं हमने देखा कि द वर्ल्ड वाज ओपनिंग अप। वी हैड टू वेव्स ऑफ कोविड व्हिच वाज क्लियरली बिहाइंड अस। द थर्ड वेव वाज नॉट सो सिवियर एंड हमने देखा कि कहीं ना कहीं लोग अभी अभी गोइंग बैक टू नॉर्मल एक बिग ट्रेंड हो रहा था और कहीं ना कहीं एवरीवन इन द वर्ल्ड वांटेड टू गो बैक टू दोस ट्रेंड्स। सो वी थॉट दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हमने देखा कि मल्टीपल्स विद इन द सेक्टर देखें, आईटी की अगर बात करें या डायग्नोस्टिक की बात करें या अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था कि अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल ये चारों सेक्टर में अभी खत्म हो रही है और मल्टीपल्स काफी ज्यादा ऊपर हो गए थे। तो अगर मैं सेक्टर की बात करूँ, जैसे आईटी सेक्टर है, हिस्टोरिकली हम 20-25 मल्टीपल पे देखते थे इस सेक्टर को। डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी बट अप्रोक्सीमेटली 20-25 का पी मल्टीपल पे सेक्टर को देखते थे। ये 40-45-50 के पी मल्टीपल पे चले गए थे एंड काफी हद तक उनको जस्टिफाई किया जा रहा था बिकॉज ग्रोथ काफी ज्यादा थी। बट हमने देखा कि 2-3 रीजंस और भी थे ये सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के। जो एक था कि कॉस्ट काफी कम थी बिकॉज आपके ऑफिस बंद थे, ट्रैवल बंद था, बट आपकी रेवेन्यू बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी बिकॉज एवरीवन वांटेड टू स्पेंड ऑन आईटी टू रिमेन लाइव इन द बिजनेस। तो हमने देखा कि यार ये तो लाइक अ हनीमून पीरियड है फॉर आईटी सेक्टर एंड सम ऑफ दीज थिंग्स विल course correct in the next year, where next year which is in FY23 cost will come back,
and at some point of time there will be clear rationalization as far as revenue growth is concerned. So कुल मिला के हमको लगा कि margin of safety नहीं रही है सेक्टर में, तो हमने ये चारों सेक्टर में allocations in the next 3 months which is October to December we went from significantly overweight to zero. रियली सो निकित, ये बात चीज बताइए, जब आपने 2020 में ऑटोज या सीमेंट या फार्मास्यूटिकल या आईटी आपने लिया और आपने जो लिया वो चल पड़ा, तो आपको तो बड़ा अच्छा लगा होगा अभी चल पड़ा है, तो आपको सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं हुआ कि अभी बेचना नहीं चाहिए यार, इतना अच्छा चल रहा है मेरा तो व्हाई शुड आई चेंज? एक सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट हो जाता है कि मैंने जो सेक्टर आइडेंटिफाई कि चल पड़े, सडनली वहां से जीरो जाना, एक्चुअली अगेन इट प्लेड वेरी वेल। तो ये कितना एडजस्टमेंट किया आपने मेंटली? ये बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। जी नहीं, आप सही कह रहे हो, काफी मुश्किल होता है जब अपने विनर्स होते हैं और जो हर रोज अगर आपको अल्फा देते हैं तो उनको बेचना काफी डिफिकल्ट होता है। बट कहीं ना कहीं हम 2-3 चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। एक तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप बाप में भरोसा नहीं करते, बाय एट नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। और अगर स्टॉक चल गया और आपका पैसा बन गया तो आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, आप उसमें जीरो भी चले जाते हैं। जीरो भी चले जा सकते हैं, एब्सोल्युटली। सो ये मैंने काफी देखा है कि पीपल टेंड टू रिड्यूस और एलोकेशन अगर 5% है तो 2.5% कर देंगे या 3% कर देंगे, कहेंगे कंपनी तो अच्छी है ना, रख लेते हैं। बट हमारा क्लियर व्यू है कि जहां पर अगर आपको कन्विक्शन है, अगर आपने काम किया, अगर आपको कन्विक्शन है कि यहाँ मेरे पैसे नहीं बनेंगे और यहाँ पैसे जा सकते हैं और कहीं और मेरे ज्यादा पैसे बन सकते हैं, देन वी विल टेक दैट शिफ्ट ड्रामेटिकली फास्टर। और हमने वो किया है इन डिफरेंट सेक्टर्स। आईटी तो आपने 2021 अक्टूबर में जब आईटी वाज द इन थिंग, यस, आईटी के बारे में ऐसा बोल गया कि अभी तो यही चलेगा, या तब आपने कॉल लिया कि आईटी आपने जीरो कर दिया। या लकीली इट इज प्लेड आउट बिकॉज आईटी स्टॉक्स आर बाय एंड लार्ज 30% 40% डाउन, और आपने जीरो कर दिया। तो ये isn't it a little risky bad at that time, completely disowning IT? So actually हम ऐसे जब कॉल्स करते हैं तो हम उसके पीछे काफी काम करते हैं, राइट? सो one thing that we generally could see is that one is that cost was going to come back. अच्छा, तो उस पे विजिबिलिटी काफी थी, राइट? एज फार एज रेवेन्यू ग्रोथ इज कंसर्न, अर्ली इंडिकेशंस मिल गए थे, बिकॉज अगर आप ग्लोबल कमेंट्री देखेंगे बैंक्स की या ग्लोबल कमेंट्री देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज की, अर्ली इंडिकेटर्स आपको दिख रहे थे, right? Interest rate cycles were substantially lower, mortgage rates were substantially lower in US, तो earnings in early indicators काफी मिल जाते हैं। दूसरा एक डेटा पॉइंट जो हम टिपिकली ट्रैक करते हैं कि जो एट्रिशन था आईटी इंडस्ट्री में, राइट, हैड मूव्ड अप ड्रामेटिकली। एट्रिशन का एक प्रॉब्लम ये होता है कि इट्स एक्चुअली साइन ऑफ सिग्निफिकेंट डिमांड इन द सिस्टम। ठीक बात, राइट? जब एट्रिशन होता है तो इट मींस दैट मैसिव डिमांड फॉर एम्प्लॉइज इज देयर इन द सिस्टम एंड दैट्स व्हाई द एट्रिशन इज वेरी वेरी हाई. And hence you have to give substantial amount of wage inflation to people. You can't reverse that. So वो एक cost आपका P&L में बैठने वाला ये permanently, right? So that you can't reverse over a period of time. The cost is fixed, revenue is flexible. Flexible. So ये एक clear था. और हम दूसरे data points देखते हैं कि कितनी positions open है IT companies में, right? एक time पे जब अच्छा समय आता है तो काफी positions open होती है because आपको लोग चाहिए रहते हैं, you immediately start billing them. कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था कि that equation was kind of getting plateaued out, right? जो डिमांड सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं, आपने जब आईटी इंडस्ट्री को लिया और आईटी इंडस्ट्री को जब पोर्टफोलियो में जीरो किया तो आप एक वेरिएबल पे डिपेंड नहीं थे जी, आप मल्टीपल वेरिएबल देख रहे थे और उनका कन्फ्लुएंस देख रहे थे। यस, कि रेवेन्यू साइड में क्या हो रहा है, कॉस्ट साइड में क्या हो रहा है, एंड कंज्यूमर है उसका क्या हो रहा है, आपका मेन रॉ मटेरियल मैन पावर उसमें क्या हो रहा है और वैल्यूएशन क्या हो रहा है जी। तब आपको लगा कि 2020 में वैल्यू है, 2021 में वैल्यू आपको नहीं दिखा, तो आपने ये कॉल लिया। और ये ऑडियंस को जानना जरूरी है कि एक फंड मैनेजर कैसे सोचता है। वो एक चीज को पकड़ के अपना डिसीजन नहीं लेता, वो हर प्रोडक्ट, हर कंपनी, हर सेक्टर के अंदर बहुत वेरिएबल एग्जामिन करता है, उसके बाद डिसीजन लेता है, बाय ऑन सेल का डिसीजन। तो ये आपने देखा कि आईटी इंडस्ट्री के थ्रू किस तरह निकित ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि उन्होंने कैसे ओवरवेट अंडरवेट आईटी सेक्टर पे गए। अभी आपका जो परफॉर्मेंस है 1 साल का वो अनरियल लगता है। मतलब इस बाजार में आपने 23% रिटर्न जनरेट किया है, तो क्या सही गया आपके हिसाब से? बहुत कुछ सही गया, बट जी उसके रीजन बताइए, रीजन क्या? आपने
आपने जैसे ऑटो फॉर इंस्टेंट, ऑटो इंडस्ट्री पे आपके क्या व्यू है, सीमेंट पे क्या व्यू है, बैंकिंग पे क्या व्यू है, फार्मा पे क्या व्यू है, थोड़ा बताइए ताकि हमको मालूम पड़े कि आप जब व्यू लेते हैं सेक्टर पे क्या क्या चीज आप देखते हैं, उसके बाद कंपनी पे जब व्यू लेते हो तो क्या क्या चीज देखते हैं? जी, सो आई थिंक अगर आप देखें कोविड के बाद, जैसे मैंने आईटी के बारे में कहा, ऑटो हम ओवरवेट थे, अंडरवेट थे कोविड के टाइम। और वो टाइम पे भी जब हम अंडरवेट थे सेक्टर पे, हमारा ये व्यू था कि चिप्स इशू आर नॉट गोइंग टू गेट ओवर इन अ नियर टर्म, राइट। ये लग रहा है 1-2.5 साल 2 साल लग रहा था चिप इशू के लिए। काफी रीजन ये भी था बिकॉज लैपटॉप्स एंड अदर कैटेगरीज वर डूइंग वेरी वेल, सो देयर वाज कैटेगरीज व्हिच रियली ऑक्यूपाइड अ लॉट ऑफ द चिप्स कंजम्पशन। बट वो टाइम पे हमें लगा कि अगर सेक्टर पे एलोकेशन करना है तो कहाँ करें। तो हमने देखा कि ऑटो एंग्स में काफी, ऑटो एंसिलरीज में काफी कंपनियां थी जो काफी अच्छा काम कर रही थी। और वो टाइम पे एक थीम ये था कि काफी सोर्सिंग हो रही थी चाइना से, काफी ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स की, वो थोड़ी इन हाउस इंडिया में शिफ्ट होना चालू हो रही थी। तो आपने सेक्टरल व्यू लिया कि ऑटो यू आर अंडरवेट, बट विद इन ऑटो एंसिलरीज कंपनी फायदा हो सकता उनको। जी, तो हमने ओईएम पे नहीं बेट किया। हमने बोला कि यार ओईएम के लिए चिप्स तो नहीं मिले, गाड़ी कहाँ मिलेगी। ये नहीं ली आपने, ऑटो एंसिलरी कंपनी ली जो कि ओईएम के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप नए कस्टमर्स ऐड कर सकते हो, आप विद इन ए कस्टमर आप मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो। तो मल्टीपल लीवर्स होते हैं। अच्छा, जो ऑटो एंक होता है, अगर वो 5 ओईएम को सप्लाई कर रहा है, ही इज वेरी इनडिफरेंट हु इज गोइंग टू बिकम द मार्केट लीडर या किसका मार्केट शेयर गेन होना है, ही इज वेरी इनडिफरेंट, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर 2 अच्छे ओईएम बिकॉज ऑफ चिप इशू नहीं अच्छे कर पा रहे हैं, बट दूसरे 2 कोई रीजन से अच्छा कर पा रहे हैं, still the auto ank will benefit at large, right? So we played the auto ank cycle. और जब हम अक्टूबर 2020 में गए, तब हमने देखा कि EV adoption is increasing globally at a rapid pace. Okay. If you look at penetration of EV in China is close to 9-10%. If you look at in US is still very low single digit, but obviously moving in the right direction. And we could clearly see that India, that reality is there, right? A lot of products have just early stage of starting to launch EV products. बट अगर हमने जब इस पे काम किया, हमने देखा कि चाइना में कंपनीज के 2.5-3% के ऊपर ग्रॉस मार्जिन ही नहीं बनते, राइट। पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी की में अगर मैं बात करता हूँ, तो ईवी कैटेगरी में पैसा नहीं बनता है लोगों का। तो हमने देखा कि यहाँ पर कौन बनाएगा पैसा, यहाँ पर कौन करेगा ईवी की अगर थीम अगर मुझे खेलनी है अगले 5-10 साल के लिए, ये एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन थीम है, इसको खेलना है तो कैसे करेगा। तो हमने देखा कि देयर वर कंपनीज व्हिच वर फोकसिंग ऑन 3 व्हीलर्स, ईवी 3 व्हीलर्स, वेयर देयर वाज प्रॉफिट पूल। अब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में प्रॉफिट पूल ही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप जो एक ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है कि ऑटो मतलब सबसे पहले मोटर बाइक, स्कूटर, उसके बाद कार्स, ये हम ऑटो समझते हैं बाय एंड लार्ज काफी लोग, राइट। आपने बोला वहां नहीं, राइट, ईवी में वहां पैसा नहीं बनेगा, पैसा आप बनेगा 3 व्हीलर में, ट्रैक्टर्स में, आपने वो आइडेंटिफाई किया। तो हमने वो देखा कि ईवी में अगर कैटेगरीज है जहां पर पैसा बन सकता है, बट एट द सेम टाइम साइज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बी वेरी वेरी लार्ज, कि जो कंपनी में मैं बैठ कर रहा हूँ, अगर वो ईवी 3 व्हीलर या ईवी ट्रैक्टर कर रही है, या ईवी एलसीवी या ईवी सीवी कर रही है, कमर्शियल व्हीकल्स कर रही है, तो क्या ये 3-4 कैटेगरी में 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है, राइट। तब साइज और स्केल होगा, राइट। और 5-10 हजार करोड़ का सेल्स कर सकती है अगले 5 साल में। तो जब हम वो तरीके से सोचते हैं तो हमें कंपनियां दिखती है और तब हम उस पे अहेड ऑफ द कर्व बेट करते हैं। सी प्रॉब्लम है कि जब एक्चुअल नंबर्स आएंगे, जब एक्चुअल आपको सक्सेस दिखेगा ग्राउंड पे, तब तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक सबको तो स्टॉक ये प्राइस पे नहीं रहेंगे। सो यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व, राइट, इन आइडेंटिफाइंग दीस ट्रेंड्स अहेड ऑफ द कर्व। तो हम जितने भी मेगा ट्रेंड्स होते हैं वर्ल्ड में, राइट, इज समथिंग दैट वी आइडेंटिफाई अर्लियर एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एट अ वेरी ग्रैन्युलर लेवल, कि कौन कौन बेनिफिशियल हो सकते हैं साइकिल के। अगर कोई एप्पल का मोबाइल फोन बना रहा है तो एप्पल अकेले के स्टॉक प्राइस नहीं जाएंगे, उसके नीचे जितने उसके पुर्जे बना रहे हैं सबका इकोसिस्टम विल बेनिफिट इन अ बिग वे, राइट। सो ये एक सोच के साथ हमने ऑटो में काम किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस सेक्टर की, जब हम ओवरवेट थे सब्सटेंशियली, तो हमने काफी उसमें रिटर्न बनाया। अगेन एट अ राइट अप्रोप्रिएट टाइम वी एग्जिटेड बिकॉज वी कुड क्लियरली सी दैट term premiums were moving up dramatically because reinsurance rates were moving up dramatically. India is a very price sensitive market. We could clearly see that those kind of rates will not see similar amount of volume growth as such. तो हमने कहीं ना कहीं उस पे प्रॉफिट बुकिंग किया वो टाइम पे। फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली एक फार्मा में मेगा ट्रेंड जो दिखा कि मार्जिन्स ऑफ ऑल दीज कंपनीज हैड मूव्ड अप ड्रामेटिकली, राइट। सेकंड बिगेस्ट ट्रेंड वाज कि एपीआई प्राइस काफी कम थे वो टाइम पे, बट एलिवेट होना चालू हो रहे थे। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली जितने मार्जिन्स बनती हैं ये सब मिड कैप फार्मा कंपनीज की, सबके लाइफ टाइम हाई मार्जिन्स पे चल रहे थे,
और लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये और आगे अच्छा ही होगा। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है नहीं, वैसे भी कंट्री वाज अबाउट टू ओपन, तो क्लियरली हमने एक व्यू लिया कि देयर विल बी सम हेडविंड्स ऑन मार्जिन्स एज फार एज फार्मा कंपनीज इज कंसर्न, एंड सम ऑफ दोस थिंग्स रियली प्लेड आउट टू आवर बेनिफिट। कंज्यूमर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो विद इन कंज्यूमर सेक्टर भी हमने बहुत चेरी पिक किया। कंज्यूमर सेक्टर में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकाली है, स्पोर्ट्स वेयर पे आपने काम किया। वो एक तो कैटेगरी हमने सुना ही नहीं इंडिया में, हम तो सोचे थे कि इंटरनेशनल कंपनियां ही स्पोर्ट्स वेयर बनाती, तो आपने कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया इंडियन कंपनी, इंडियन स्टॉक, और उसके लिए किस तरह की मेहनत की आपने? सो जैसे अगर आप देखें कि एथलीजर और स्पोर्ट्स वेयर कैटेगरी में जो कंपनियां प्रेजेंट है, एक इनरवेयर कंपनी है जो लिस्टेड है, जो इनरवेयर करती थी, बट एथलीजर में उन्होंने रिसेंट एंट्री किया और 3 साल में बहुत बड़ा सेल आता है उनका एथलीजर से आज। तो ये एक इंडस्ट्री टेलविंड क्लियरली एक विजिबल था, बट हमने 2-3 चीज की इसके ऊपर। हम कोई भी नए थीम की अगर बात करें तो हम इसका थोड़ा ग्लोबल कंपैरिजन मॉनिटर करते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स वेयर की बात करें, आप चाइना में जाके देखिए 2014 में स्पोर्ट्स वेयर कैटेगरी, फुटवेयर, स्पोर्ट्स फुटवेयर कैटेगरी बहुत छोटी थी, बट 2014 से 2019 तक देयर वाज अ 10x काइंड ऑफ अ ग्रोथ इन रेवेन्यूज ऑफ सम ऑफ दीस कंपनीज। यस, a lot of companies have seen 10x revenue growth, right? क्यों? बिकॉज वहां पर एक लोगों में एक ये ट्रेंड रिवर्सल आया, ऑफिसेस में फुटवेयर हैबिट्स चेंज हो गए, लोगों के हेल्थ की तरफ अलग फोकस होना चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने फुटवेयर में जब स्पोर्ट्स फुटवेयर पहन रहे थे तो उन्हें काफी कंफर्टेबल फील होना चालू किया और उसका पेनिट्रेशन बढ़ गया। दूसरी चीज हमने ये देखी चाइना में जब हमने एनालिसिस किया कि बहुत ज्यादा इसका डेल्टा आ रहा था ऑनलाइन से। So if you are in a China market, but if you're not online ready, you wouldn't have benefited in the similar fashion. Even if you are a sports wear company, but अगर आप ऑफलाइन हो तो आपको फायदा नहीं मिल रहा, आपको हुआ रहेगा, बट इतना नहीं हुआ रहेगा जितना हाँ, ऑनलाइन को हुआ रहेगा। तो ऑनलाइन वाले ने तो मतलब आप 10x रेवेन्यू ग्रोथ ही पकड़ लीजिए अगले 5-6 साल के अंदर जो की है। हमने कहीं ना कहीं देखा कि कोविड के टाइम ये इंडिया में रेप्लिकेट हो रहा है, और हम जब कंपनियां देखते हैं तब हम टिपिकली अगर कोई सेक्टर होता है तो हम उसके अनलिस्टेड के इर्द गिर्द जितनी भी कंपनियां उसको जाके मिलते हैं, बिकॉज उसके पास तो कोई इंसेंटिव नहीं है अच्छा बताने के लिए, उसको जो रियलिटी है वही बतानी है, तो हम उनको जाके मिलते। तो हमने ऐसे 2-3 जो लार्ज मल्टीनेशनल इंडिया में अनलिस्टेड स्पेस में है, हम उनके मैनेजमेंट्स को जाके मिलते हैं, उनके लोग को जाके मिलते हैं। तो हमने ऐसी एक कंपनी देखी जहां पर लास्ट 10-12 साल के अंदर उन्होंने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया था, और अगले 2 साल के अंदर उन्होंने 3000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया है। तो 10 साल में 1000 करोड़ का किया और अगले 2 साल में 3 साल में 3000 करोड़ के रेवेन्यू। आपको मालूम वो कैटेगरी ग्रो हो रही है जी, तो बट वो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड वो कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है। बिल्कुल, तो आपको इसको उसका इंडिया में कोई लिस्टेड कंपनी चाहिए था। फिर जब हम इंडिया में आते हैं और इंडिया में हम देखते हैं लिस्टेड कंपनी में कौन सी कंपनी है जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए तैयार है, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं आप स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हो तो नाइकी, प्यूमा, एडिडास, ये बड़ी कंपनियों का आपके दिमाग में पिक्चर आ जाता है, बट लिस्टेड स्पेस में एक वैल्यू कैटेगरी जो है जहां पर इंडिया का मास पॉपुलेशन बैठता है, वहां पर कौन है, तब हमें एक या 2 कंपनी जो दिखी, तो हमने उनमें जाके एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया वो टाइम पे। और जब हम वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम 2-3 चीज और देखते हैं कि कैसी टीम बनाई है आपने, आपकी मैनेजमेंट टीम कैसी है, आपकी सप्लाई चेन एफिशिएंसी कैसी है कैटेगरी में, बिकॉज स्पोर्ट्स कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहां पर इट्स लाइक फैशन एपरल, डिमांड एंड फैशन चेंजेस ड्रामेटिकली। आपकी जैसे फैशन ट्रेंड्स चेंज होती है, आपको इमीडिएटली आपके नए डिमांड्स लॉन्च करने पड़ते हैं। आप फुटवेयर कैटेगरी में देखिए, एवरी 100 किलोमीटर्स फुटवेयर हैबिट्स चेंजेस इन इंडिया। जो कोलकाता में पहनता है वो कहीं और अलग तरीके से पहनेगा, वो मुंबई में कहीं और अलग तरीके से पहनेगा, और दिल्ली में अलग तरीके से पहनेगा। So footwear habits changes in India, and hence, if you are a footwear company, you need to understand the dynamics of each and every region. तो आप कौन से कैटेगरी के लिए फोकस कर रहे हैं, कौन से रीजन के लिए फोकस कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के लिए आप फोकस कर रहे हैं, और वो हिसाब से आपको डिजाइनिंग करनी है, वो हिसाब से आपको प्राइसिंग करनी है, वो हिसाब से आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है। तो ये 4-5 चीजें हमें लगी कि 1-2 कंपनियां हैं जो हमारे पोर्टफोलियोज में हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से समझा है इनको और अच्छी तरीके से इनको मैनेज किया है। तो कहीं ना कहीं एक रनवे ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, और एक वैक्यूम था कैटेगरी में, राइट? कि ये अगर मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की मैं अगर बात करूं और अगर मैं मास प्रीमियम सोचूं, ये दोनों कॉम्बिनेशन में मेरे पास कोई ब्रांड दिमाग में नहीं थी। तो एक नई ब्रांड उभर के आ रही है उसमें, तो देन यू एक्वायर अ लीडरशिप पोजीशन ओवर द लॉन्गर ड्यूरेशन। तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो होता ही है हर चीज में। तो फर्स्ट मूवर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, उसके अंदर कौन सी कंपनी बेनिफिट है वो आइडेंटिफाई करना,
और उसके बाद आप गलत नहीं चले जाओ, उसके लिए बहुत बैकग्राउंड काम काम करना, करना। तभी वो प्ले आउट होता, जी। वरना उल्टा पड़ सकता है पूरा खेल। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। पब्लिक पैसा मैनेज कर रहे हैं, यू कांट टेक एब्सोल्युटली। दैट काइंड ऑफ रिस्क। तो जब आप कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो और खासकर आप मिड कैप फंड चला रहे हो, तो मिड कैप में पास्ट में क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस Sure. बहुत हुई है, जी। आप कैसे अवॉइड करते हो अपने पोर्टफोलियो में? सी 2-3 चीज करते हैं। आई थिंक फंडामेंटली मैं एक बिलीव करता हूँ कि इंडिया में एवरी एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनी कंपनी इज अ बाइबल, ओके। राइट? तो बहुत बार अगर आप एनुअल रिपोर्ट फॉरेंसिक स्टाइल में पढ़ोगे या बेसिक चीज भी कर लोगे, फॉरेंसिक तो छोड़ दीजिए, बेसिक चीजें आप कर दो, तो भी आप काफी गलतियां निकाल सकते हो। जैसे अगर कोई कंपनी का 100 रुपए का नेटवर्थ है और वो कंपनी ने 50 रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया वो साल, सो जो 50 रुपए का प्रॉफिट है उसमें से आप डिविडेंड 10 रुपए माइनस कर दो, तो 40 आपको नेटवर्थ में ऐड होना चाहिए। जो 100 पे तो 100 वाला 140 जाना चाहिए। ये एक बेसिक फंडामेंटल है बेसिकली। बट अगर वो 140 नहीं जा रहा है और वो 120 पे ही अटक रहा है या 100 पे अटक रहा है, then you have to go and investigate why the net worth is not going up when the profits have gone up. तो आपको समझ में आएगा भाई थोड़ा बहुत एंट्रीज नेटवर्थ से ही आ गई है, पीएनएल तक पहुंची ही नहीं है। सो देन यू विल रियलाइज कि भाई ये कंपनी का अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी गलत है। ही वांट्स टू शो अ वेरी गुड पीएनएल। कैश फ्लो टू कन्वर्जन, आई मीन कैश फ्लो कन्वर्जन और पीएनएल कन्वर्जन टू कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि काफी आम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग तो प्रॉफिट देखते हैं, पी मल्टीपल देखते हैं, आप बोलते हैं कैश फ्लो, तो क्या डिफरेंस है कैश प्रॉफिट से कैश फ्लो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, राइट? जी। पानी तो बहुत है, बट कितना ड्रिंकेबल है वो इंपॉर्टेंट है ना। जी। बाढ़ आ गई है, इसका आप उसमें पैसे रह सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लार्ज प्रॉफिट बट कैश नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा बताइए। सो उदाहरण देता हूँ, अगर कोई एक कंपनी है जिसने अगर आपको एक चीज, फॉर एग्जाम्पल साबुन का उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल के तरह, अगर मैंने आपको एक साबुन बेच दिया, ठीक है, अगर मैंने आपको 100 रुपए में वो साबुन बेचा है, बट मैंने आपको कहा कि आप मेरे को साल भर के बाद पैसा देना उसका, ठीक है, तो मैं मेरे पीएनएल में रिकॉग्नाइज करता हूँ 100 रुपए की सेल्स, उसका मार्जिन रिकॉग्नाइज करता हूँ और पूरा प्रॉफिट दिखा देता हूँ, और मैं हर साल आपको हर महीने साबुन बेचता हूँ, तो मेरा पीएनएल बहुत अच्छा दिखेगा, पर मेरा कैश फ्लो दिखेगा। बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक मैं आपको 100 रुपए की क्रेडिट दे सकता हूँ एक साल। मुझे भी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, मुझे भी किसी और मेरे रॉ मटेरियल वाले को पैसे चुकाने हैं, तब कहीं ना कहीं मुझे कैश फ्लो का इशू आएगा और मेरा डेट बढ़ता जाएगा, राइट? तो पीएनएल काफी अच्छा सुंदर दिखता है इन द इनिशियल ईयर्स, राइट? बट कहीं ना कहीं आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम आएगी अगर आपके कैश बिजनेस इज नॉट थ्रोइंग कैश। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है जब आपको एक्सपेंशन करना हो या आपको वो पैसे री इन्वेस्ट करने हो, तब जब आपने पैसे ही नहीं बनाए तो आप री इन्वेस्ट कहां से करोगे? ठीक बात है। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो नया कैपेक्स, तो आप डेट बढ़ाओगे। जब डेट बढ़ाओगे और एक बुरी साइकिल आ गई आपके पास या एक मंदी की साइकिल आ गई, तब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तब आप एक डेट ट्रैप में चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस अगर पैसा फेंकता है वो इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो पैसा बिजनेस फेंकता है उसको री इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी वो बिजनेस में है, बिजनेस के अंदर है कि नहीं। तो वो अगर री इन्वेस्ट करने की बिजनेस में कैपेबिलिटी है तो एक वर्चुअस साइकिल स्टार्ट होता है, राइट? कि अगर आपका जो पैसा है आप बैंक में रख रहे हो, आप 6% बना रहे हो, या आप अपने बिजनेस में डाल के 25% रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बना रहे हो, बट वो बिजनेस में कैपेबिलिटी है क्या? इतनी इनहेड साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी है क्या कि आप कितना भी पैसा बनाओ, 200 300 400, आप क्यूएसआर स्पेस की बात कर लीजिए, राइट? अब जितने भी क्यूएसआर मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जैसे पिज्जा आउटलेट हो गया, आप थोड़ा बताइए, बर्गर आउटलेट्स हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जितने भी लार्ज पिज्जा आउटलेट्स हैं इनमें बहुत साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आप जितना पैसा धंधे में से निकालो उतने नए स्टोर बना सकते हो, आप 100 200 300 स्टोर खोल सकते हो। साइज इज ह्यूज, राइट? इंडिया बहुत बड़ा देश है, राइट? जो साइज इज वेरी वेरी लार्ज एंड री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आल्सो इज वेरी वेरी लार्ज। सो कहीं ना कहीं जब ये दोनों चीज ऐड होती है तब size of the business can multiply over the next 5 7 10 years of these companies, right? If the reinvestment opportunity is very very large, last but बड़ा पैसा बन जाता है, तब बड़ा पैसा बनता है। और यहाँ हम बात करेंगे कंपनीज जहाँ 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 1000 करोड़ कैसा होगा, 50 करोड़ का प्रॉफिट है, 500 करोड़ कैसा होगा, राइट? सो जो मल्टी बैगर्स बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि जब साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो, आप कैश फ्लो बिजनेस अच्छा तरीके आप री इन्वेस्ट करते हो वो बिजनेस को, और एक डायनामिक मैनेजमेंट हो, तब कहीं ना कहीं एक रेसिपीज है जहाँ सक्सेस की रेसिपीज है जहाँ पे ये जाके बड़ा बनता है। सो गुड कंपनीज, गुड बिजनेस मॉडल एंड बैड मैनेजमेंट इज अ नॉट गुड आइडिया फॉर अस, एंड बैड बिजनेसेस एंड गुड मैनेजमेंट इज आल्सो नॉट गुड। वी नीड गुड बिजनेसेस एट गुड मैनेजमेंट एट रीजनेबल प्राइस। सो तब जाके ये होता है, और ये अब तब ले सकते हो जब आप बहुत ही डीप
अहेड ऑफ द कर्व इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अहेड ऑफ द इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो फिर आप मौका नहीं ले वो पाओगे। तो फिर आप एवरेज ही रह जाओगे, एवरेज रह जाओगे। और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में एवरेज का वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू रादर गो बाय इंडेक्स फंड। राइट, अगर आप एब्सोल्युटली क्यों में रहना तो यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एज देयर इज एब्सोल्युटली नो नो पॉइंट। पॉइंट। या अभी एक आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, जो तो अभी तक मैं समझा हूँ कि नीदर यू आर अ वैल्यू ओरिएंटेड नॉर यू आर अ ग्रोथ ओरिएंटेड। आपका जो मुझे समझ में आ रहा है ऐसा है कि कहाँ पैसा बड़ा बनेगा, आई एम ओरिएंटेड टुवर्ड दैट। या So is not a right word, but I can't get a better word. You are opportunist fund manager, मतलब जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी, not in negative connotation, Right, but कि right. कहाँ पैसा बनेगा, मेरा कोई किसी से नहीं तो प्यार है, न किसी से नफरत है, बिल्कुल, जहाँ पैसा is that right way to look at? that is right. See, at the fundamental level, my personal opinion is that there is nothing called a value stock or nothing called a growth stock. अगर एक कंपनी है जिसका 10 का पी है, बहुत बढ़िया प्लांट है, शानदार ब्रांड है, बढ़िया काम काज चल रहा है, आप 70-80% मार्केट शेयर हो, आप 40-50% आरओसी आरओई का धंधा चला रहे हो, आपके पास ग्रोथ 5% की है, राइट, बट आप वैल्यू स्टॉक हो तो पैसा बनेगा आपका, उसमें नहीं बनेगा। बट जब वही वैल्यू स्टॉक में आप वो 5% ग्रोथ को अगर आप 50% ग्रोथ बना लो तो आपका बड़ा पैसा बनता है, राइट। एट द सेम टाइम अगर मैं ग्रोथ स्टॉक की बात करूं तो कंपनीज जहां पर बहुत बड़े, एयरलाइन इंडस्ट्री ले लीजिए, मेटल इंडस्ट्री, आप जहां पे बहुत पैसा जाता है, आपके पास 10 हवाई जहाज थे, अब 100 हवाई जहाज बन गए, आपका बिजनेस ग्रो हो गया, राइट, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे ड्रैग आता है, सिक्लिकलिटी होती है बिजनेस में, तो वहां पे भी बड़ा पैसा नहीं बनता है। सो कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड वैल्यू आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। फॉर अस, एज यू राइटली सेड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वी डोंट, for us when we have a sectoral negative view, that doesn't mean we will not buy anything in that sector. नहीं, आपने दिखा दिया ना, ऑटो में आपका नेगेटिव व्यू था, बट यू प्लेड थ्रू ऑटो एंसिलरीज। Absolutely. तो हम देखते हैं कि अक्रॉस सेक्टर्स में भी हमारी नजर होती है कि कहाँ वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। बहुत टाइम पहले आप देखो वैल्यू माइग्रेशन हुआ मल्टीप्लेक्स टू सिंगल स्क्रीन टू मल्टीप्लेक्स। पहले सिंगल स्क्रीन में आते थे, अभी आप मल्टीप्लेक्स में आते हो, अभी सिंगल स्क्रीन खत्म ही हो गए इंडिया में। अगले 10 साल के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ईवी माइग्रेशन कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक बात। और हमको जब लगता है कि 30% होगा, 40% होगा, कहीं स्पीड से ज्यादा होगा। नहीं, हमने देखा ना टेलीफोन के अंदर क्या हुआ। बिल्कुल, एग्जैक्टली, टेलीफोन के अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यू माइग्रेशन था, सुपर वैल्यू, और कई चीजों में देखा कि वैल्यू माइग्रेशन। और जब वैल्यू माइग्रेशन होता है तब नए प्लेयर्स को एंट्री मिलती है, नए प्लेयर को एंट्री मिलती है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बन जाती है, बिकॉज़ मोबाइल टेलीफोनी से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो व्हिच वाज एंसिलरी इंडस्ट्रीज। करेक्ट, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अभी आपका जो फंड है, हाउ इट इज पोजीशन टुडे, कौन से सेक्टर में आप ओवरवेट हो और क्यों हो? सो जैसे मैंने कहा, अक्टूबर में हम ये सेक्टर पे अंडरवेट गए, हमने ओवरवेट कर दिया ऑटो, हमने ओवरवेट किया बैंक्स, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं देखा कि बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ लास्ट 2 साल नहीं थी, विच इज गोइंग टू कम बैक नाउ बिकॉज द कंट्री इज ओपन इन फुल फ्लेज फॉर्म। एट द सेम टाइम लास्ट 2 साल काफी प्रोविजंस हो चुके हैं बिल्डअप, तो कवरेजेस अगर आप देखो, प्रोविजन कवरेज ऑफ ऑल द बैंक्स हैव बीन वेरी वेरी हेल्दी, and now actually they realize that there's no need to do so much coverage at that time, so there can be some reversal in future maybe. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर was right for that position, and हमने काफी बैंकिंग ओवरवेट कर दिया था, हमने ऑटो ओवरवेट कर दिया था, हमने कंज्यूमर ओवरवेट कर दिया था। कहीं ना कहीं हमने बेसिकली बैक टू इंडिया स्टोरी पे आए, हमने कहा कि बहुत ग्लोबल हेडविंड्स दिख रहे थे हमको, so we don't want to play any of the cyclical stories where there is any global linkages. We will went back to India. We believe that this is a country which has massive runway of growth now. We had a bad crisis which impacted our country to some extent, but now our country has come back very quickly and now there is a massive runway of growth. तो आप बैंकिंग में ओवरवेट हो, आप ऑटो में ओवरवेट हो, कंज्यूमर में ओवरवेट, और सीमेंट ओवरवेट, और सीमेंट में ओवरवेट, और कैपिटल गुड्स, और ये सारा ओवरवेट रीजन होने का रीजन है कि आपको लगता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी विल डू वेरी वेल, या जो Indian companies, Indian economy perhaps will do much better than global counterparts. So focus on those domestic stories, on those kind of ideas. Absolutely. Very very. जैसे अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूँ, हाँ बताइए उसके बारे में। तो हमने जब काम किया था कैपिटल गुड्स के अंदर, तो हम बहुत सारे डेटा मॉनिटर करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो एक डेटा हम मॉनिटर करते हैं कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस कितना देती है सरकार। तो हमने कहीं ना कहीं देखा कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एट अ 10-year हाई। तो हमें लगा कि एक पीएलआई है और यहाँ पर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी मैच हो रहा है, तो हमें लगा कि केपेक्स साइकिल फाइनली पिकअप होगा, राइट। और वो पिकअप होना, आपको मैनेजमेंट को मिलने की जरूरत ही नहीं है, आप ये इतने डेटा चेक कर लीजिए और आपको इट हैज टू एसेंशियली फ्लो। एक क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है बट एसेंशियली हैज टू फ्लो।
तो कहीं ना कहीं हम इतने सारे मैक्रो डेटा पॉइंट्स चेक करते हैं रेगुलरली, हम बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज को मिलते रहते हैं। तीसरी बात जो मैं बताता हूँ कि बहुत सारी पॉलिसी एक्शंस पे हम बहुत फोकस करते हैं। हर बार उससे कुछ निकले जरूरी नहीं है, हाँ ठीक बात, राइट, बट हर पॉलिसी एक्शन जो सरकार अनाउंस करती है हैज वेरी सिग्निफिकेंट रैमिफिकेशंस ऑन द कंट्री। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अ स्मॉल incident I can recently tell you is that government has infused 1.5 lakh crore, about 1.5 lakh crore in BSNL. Right now, it's a very significant impact for us. जब 1.5 lakh crore BSNL में जाएगा, वो 1.5 lakh crore क्या होगा? जब BSNL को क्या करना है? BSNL को 3G से 4G जाना है। तो जब 4G जाएगा या 5G जाएगा फ्यूचर में, तो कौन सी कंपनीज इकोसिस्टम में बेनिफिट होगी? उस पर हमने काफी काम किया है। हम कुछ कर नहीं पाए वो अलग बात है, बट हमने काफी काम किया। बट कहने का मतलब है कि हर अनाउंसमेंट जो आती है गवर्नमेंट से, जहां पर सरकार को एक डायरेक्शन होता है एक सरकार का कि हमको बड़ा करना है, और करंट गवर्नमेंट तो आई थिंक वी ऑल नो आउट हियर दैट what current government is able and capable of doing and executing it, right? अब UPI का सक्सेस स्टोरी सबको पता है, ऐसे अनेक स्टोरी है। PLI is also PLI is a big success story, right? Jan Dhan is also very large big success story. और कहीं ना कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं, तो एक मैन्युफैक्चरिंग का 2004-2007 का जो पीरियड था जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का एक बूम चल रहा था, ये एक फिर से एक मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल का पॉसिबिलिटी। तीसरी बात है कि अगर आप सेटअप देखिए आज की तारीख में, मोस्ट ऑफ द geography, which is US, Europe, China, Japan, all of them are struggling. You are not struggling. You have a runway of growth from a tailwind perspective. मतलब ग्रोथ हमारे सामने है, हमारे ऊपर हमको कितना अचीव करना है। ठीक बात है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सरकार ने ये रियलाइज किया है, और कहीं ना कहीं पॉलिसीज वो बहुत फेवरेबल बना रही है। एंड देयर आर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट्स जहां पर अभी लेवरेज नहीं है। तो जब अगर आपके पास बहुत लेवरेज होता है, एंड आई ब्रिंग बैक टू माय कैश फ्लो थिंग दैट वी डिस्कस, कि जहां पर आपके पास कैश फ्लो होती है, अगर आप लेवरेज कम हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है, तब आप ग्रैब कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। सो देखा दोस्तों किस तरह निकित ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमको टॉप डाउन बॉटम अप सब किस तरह से वो फंड मैनेज करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल स्टॉक या सेक्टर में देखते हैं, ये सब एक्सप्लेन किया। फाइनली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। हम कहीं भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में पैसा डालना चाहिए, या किसी भी स्कीम मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की में पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। वो आप खुद अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, और हो सकता है आप अपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके वो डिसीजन लें। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।